सीपीयू क्या होता है, बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। जो ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम लोग डेस्कटॉप बोल रहे हैं, ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जो ये एक सीपीयू जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, इस सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड वगैरह होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, तो उस प्रोसेसर के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो इस टाइप से काम होता है। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट होती है, अरिथमेटिक यूनिट होती है, मैन मेमोरी होती है, ठीक है। तो जो अरिथमेटिक यूनिट होती है उसमें आपके जो प्लस माइनस और ये ऑक्सिलरी ये जो ऑपरेशन होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन, वो सारे यहाँ पर परफॉर्म होते हैं। ये कंट्रोल यूनिट आपके ऑपरेशन इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने का काम करता है ना, जैसे डायग्राम में बना वैसे ही होता है। मेन मेमोरी होती है जो आपकी मेमोरी रहती है, जो रिक्वायरमेंट रहती है, ऑपरेशन को रिक्वायरमेंट रहती है, आउटपुट को रिक्वायरमेंट रहती है, इनपुट को रिक्वायरमेंट रहती है, उसको मेमोरी प्रोवाइड करता है। और ये होता है फिर ऑक्सिलरी स्टोरेज, जिसमें हम लोग कोई अदर देन मेन मेमोरी डेटा जो स्टोरेज के लिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम बहुत सिंपल है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन आप सबको पता है, व्हाट इज द कंप्यूटर। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, व्हाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? बिकॉज दिस इज वर्किंग ओनली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बेसिस, है ना। जब हम पावर ऑन करते हैं तभी ये काम करता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना होता है। डेट, मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन और डेटा, जो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है ना। मैनिपुलेट मतलब उसमें चेंज करता है या डेटा में चेंज करने के काम आता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा। एबिलिटी टू स्टोर, स्टोर मतलब डेटा को स्टोर करने की, जैसे मूवीज अगर आपको देखना तो डेटा आपका ऑलरेडी स्टोर है। रिट्रीव मतलब जो डेटा ऑलरेडी है उसको आपको वापस से एक्सेस करना है। जैसे गूगल के ऊपर आप सर्च करोगे कि सहज यूनिवर्सिटी, तो सहज यूनिवर्सिटी का डेटा गूगल पर रखा है इसलिए आपको मिल रहा है वो, ठीक है। प्रोसेस द डेटा, यानी कोई डेटा होता है तो उसमें जैसे हम लोग सपोज करो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई कैलकुलेट करते हैं कि भाई मेरी पॉलिसी कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर प्रोसेस कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, कोई उसके अंदर एल्गोरिथम लगी है जो उसको प्रोसेस कर रही है। तो प्रोसेस द डेटा, तो ये क्या करता है, एक तो स्टोर करके रखता है डेटा को, रिट्रीव जो ऑलरेडी स्टोर है उसको रिट्रीव करवाता है, और प्रोसेस जो भी आपको ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन करना है उसके लिए आपको ये डेटा प्रोसेस करने की फैसिलिटी देता है। You may already know that you can use computer to type document, send email, play game, है ना। इतने सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली आप लोग मेल भी सेंड करते हैं, आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे काम है जो हम लोग करते हैं, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आप एडिट, क्रिएट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, है ना, वर्ड वगैरह दुनिया की सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब अभी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ नहीं है ना। अब तो प्रोसेस भी ऑटोमेट होने लगी है, सारी चीजें क्या होने लगी, ऑटोमेट होने लगी। किसी भी चीज को ऑटोमेट करना है तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर लगता है। तो कंप्यूटर की डिमांड हर एक फैक्टर में, हर एक जगह, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा एरिया नहीं बचा है जहाँ पर कंप्यूटर की जरूरत नहीं हो। यहाँ तक कि अगर जेएमसी की बात करें तो जेएमसी में विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी विदाउट इंफॉर्मेशन यू कांट मूव अ बिट। मतलब आप थोड़ा भी चलने में असमर्थ हैं अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है ना। आपको अगर कोई न्यूज़ भी लेना है कहीं से, तो आपको ऑब्वियसली आपकी इन्फॉर्मेशन, अभी सपोज करो कोई मुंबई में कुछ हो जाता है तो उसकी चीज़ें मतलब विथ इन सेकंड हमें पता चल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग नेटवर्क से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं हम लोग कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको बहुत ब्रॉड सेंस में हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में होता क्या है। तो कंप्यूटर में क्या होता है, सबसे पहले एक इनपुट यूनिट होती है ना, वो भी हम देखेंगे इनपुट में क्या क्या हो सकता है। एक आउटपुट यूनिट होती है ना। तो इनपुट और आउटपुट यूनिट होती है, देखिए इस टाइप से बहुत सिंपल डायग्राम बना हुआ है इसका। दिस इज कंप्यूटर, यहाँ प्रोसेस हो रहा है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। यानी क्या होता है इनपुट मतलब, जैसे सपोज करो मेरा एम है कि 5 + 2 = 7, यानी कि मैंने 5 और 2 दिया है और 7 हो रहा है, यानी कि मैंने 5 इनपुट दिया है, 2 इनपुट दिया है, और इन दोनों में एडिशन का प्रोसेस करवाए, तो इक्वल टू मेरा आउटपुट आ गया 7। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ पर इनपुट दिया आपने 5 + 2, इसने प्रोसेस किया, दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ पर आपको आउटपुट दे दिया 7। यानी हम लोग जो इनपुट देते हैं, आउटपुट, बस ये दो चीज़ों के बीच में पूरा कंप्यूटर रहता है, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब आ गए आपके, है ना। करते कुछ नहीं है, केवल हम इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं, ठीक है। जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए वैसा हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, एडवांटेज हाई स्पीड, ऑब्वियसली अगर किसी ह्यूमन से ज़्यादा स्पीड में कंप्यूटर सर्च कर सकता है। बहुत जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, फेसबुक। फेसबुक पर आप जब अपना लॉगिन आईडी डालते हैं, विथ इन सेकंड जैसे क्लिक करते हैं आपको बता देता है कि आपका ईमेल आईडी सही है या गलत है। जो तो आप इमेजिन करिए कि आप जब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में अगर 20,000 स्टूडेंट है,
तो 20,000 का अकाउंट होगा ईमेल पर या फेसबुक पर। जब हमारे यूनिवर्सिटी में इतने हैं तो ऑब्वियसली हमारे इंदौर के अंदर की पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर लो, एमपी की पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लो, उसके बाद आप पूरे इंडिया की पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लो और फिर अदर कंट्री की पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लो, और उन सभी के डेटा के अंदर से आपका डेटा ला कर दे रहा है ये है। तो सोचो किस स्पीड से काम करता होगा। इसका मतलब ये कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर जो एल्गोरिथम है, उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो विद इन सेकंड, अगर मान लो थोड़ा सा भी टाइम लग जाएगा ना, तो आप उस, अगर मान लो फेसबुक अगर इतना फास्ट रिस्पॉन्स नहीं करें तो कल आप उस पर फेसबुक पे जाना बंद कर दोगे, है ना। ऐसा बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो रिस्पॉन्स नहीं करती, तो हम लोग थोड़ी देर बाद उसको बंद कर देते हैं, बोल देते हैं इंटरनेट इशू है, ये इशू है, वो इशू है ना। उसका लोड टाइम तो हमने देखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर जो होता है बहुत स्पीड में काम करता है, जितना कैलकुलेशन हम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा कंप्यूटर कैलकुलेशन कर सकता है, बहुत स्पीड में करता है। एक्यूरेसी, ऑब्वियसली एक्यूरेसी एक ह्यूमन से ज़्यादा एक्यूरेसी कंप्यूटर की रहेगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में जो अगर कुछ मिस्टेक आती है, कोई एरर आती है, तो वो एरर कौन करता है? वो एरर आता है, वो एरर करने का काम करता है ह्यूमन। अगर आपने इनपुट ही गलत दिया है, आपने लॉजिक ही गलत लगाया है, तो ऑब्वियसली आउटपुट गलत आएगा, तो उसमें आपकी गलती है, उसमें कंप्यूटर गलती नहीं है। कंप्यूटर तो वही करता है जो हम उसको बोलते हैं। मैंने कैलकुलेटर के अंदर, अगर यहाँ सपोज करो, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा कैलसी है, मैंने इसके अंदर प्रोसेस लिख रखा है, मैंने यहाँ पर प्रोसेस लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर 8+2, ठीक है। तो 8+2 का मतलब ये समझता है कि 10, क्योंकि मैंने ऐसा लिखा है कि 8, जब भी मैं बात करूँ, अगर 10+2 कर दिया मैंने, यहाँ पर 10+2 कर दिया, तो इसका 12 होगा, मतलब प्लस का काम प्लस ही कर रहा है। लेकिन अगर मैंने लॉजिक ही गलत लिखा है वहाँ पर, अगर मैंने लॉजिक गलत लिखा है, तो ये मेरी गलती है, कंप्यूटर की गलती नहीं है, मतलब ह्यूमन की गलती है। तो कंप्यूटर तो वही लिखता है जो उसको बताया जाता है। कंप्यूटर के अंदर आप लिखो कि अगर आप उसको ऐसा शो करोगे, जैसे किसी के भी ऊपर आपने कमेंट्स कर दिया, वो कमेंट्स अगर आपने लिख दिया, जैसे आई एम ए ग्रेट पर्सन, और उसके अंदर मैंने लिख दिया कि मेरा नाम लिख दिया, तो वो कंप्यूटर तो वही बताएगा कि यस आई एम ए ग्रेट पर्सन, है ना। उसको कोई मतलब नहीं है, उसमें जो आपने लॉजिक लिखा है वो लॉजिक काम करता है ना। जितना भी आप गूगल पे सर्च करते हो वो डेटा आपके पास अवेलेबल है, कोई गूगल अपने घर से लाके चीजें नहीं दे रहा है, आपने वहाँ पे सर्च, आपने डेटा डाल रखा है, मतलब इतना डेटा नेट पर अवेलेबल है, उस डेटा के बेसिस पे वो अपने एल्गोरिथम लगाकर सर्च करता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी के मामले में कंप्यूटर ज्यादा एक्यूरेट है ह्यूमन से, ठीक है। स्टोरेज कैपेबिलिटी, ऑब्वियसली स्टोरेज कैपेबिलिटी, हम लोगों की सोचने की क्षमता कितनी है, कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, एक लिमिट है हमारी, हम लोग है ना थकते भी हैं, सारी चीजें होती है, लेकिन कंप्यूटर की स्टोरेज, मतलब आप उसमें हार्ड डिस्क बढ़ाते जाओ, 1 TB, है ना। पहले आप 512 GB की हार्ड डिस्क आती थी, पहले, मतलब कितना आपको मान लो 500 GB आती थी, फिर 100 GB आने लगी, है ना। अब टीबी आने लगी, है ना। टीबी आप नंबर ऑफ डेटा बढ़ाते जाओ, जैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन नीड है वैसे आप हार्ड डिस्क बढ़ाते जाओ, तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो ऑब्वियसली स्टोरेज कैपेबिलिटी ह्यूमन के कंपेयर में ज़्यादा होती है। डिलीजेंसी, है ना। तो जैसे ह्यूमन जो रहता है ना, वो क्या करता है कि वो अपना कंसंट्रेशन खो सकता है, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं खोता। कंप्यूटर को तो आप 24 घंटे अगर आप काम करवाओगे, अगर आप 24x7 आवर भी उससे काम करवा रहे हो तो काम कर रहा है। गूगल का सर्वर कभी आपको बंद ही नहीं मिला है, तो काम करता रहता रेगुलर, जब तक कि उसका हार्डवेयर फेल नहीं हो, जब तक उसका सॉफ्टवेयर फेल नहीं हो, तब तक वो काम करता रहेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग ए ह्यूमन, हम लोग तो थक जाते हैं, हम लोगों को चिड़चिड़ाहटपन आ जाती है, ज़्यादा हम लोग हो जाते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन खो जाता है, अगर ज़्यादा दबाव डाल दिया तो ये कंप्यूटर की। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलिए। सर एक्चुअली आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई थी मैं ठीक है ना, कोई नोट्स के। ठीक है, मैं वैसे भी उसको ये पूरे नोट्स आपको शेयर करने वाला सर हूँ। आप इसका नोट सेंड करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा शेयर करूंगा, उसमें चिंता ना करो, है ना। पूरा ओके सर, एसयूबी ग्रुप पे भी आप शेयर कीजिएगा जिसपे हम दोनों ऐड हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको सब थैंक कुछ यू शेयर सर। करूंगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या बहुत ओके, थैंक यू सर। ठीक है। वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर इतना फ्लेक्सिबल है जिसकी कोई हद नहीं, बेचारे को उठा के कहीं भी रख जाओ, कहीं भी मूव कर लो, कुछ भी काम करवा लो, और किसी आदमी को बोल दो कि आपको इस कुर्सी से उठ के उस कुर्सी पे जाना है, तो वो आपको 10 चीज़ें बोल देगा कि बोले क्यों जाऊँ, मेरी कुर्सी है, ये तो मेरा है, मेरा अधिकार है। लेकिन वो बेचारा कंप्यूटर है, वो तो ये कर सकता है। रिलायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलायबल होना चाहिए पर्सन, रिलायबल। तो कंप्यूटर इतना रिलायबल है कि आपने उसके अंदर जो कैलकुलेशन डाला है, जो पैसा डाला है, वो ऑटोमेटिक किसी को ट्रांसफर नहीं हो रहा है,
अनलेस अनटिल की कोई ह्यूमन उसमें इंटरफेयर न करे, तब तक आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है। आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है तो रखा हुआ है, लेकिन अगर कोई थेफ्ट केस होता है, कोई हैकर उसको हैक करता है, तो वो पैसा जाता है। उसमें कंप्यूटर की गलती नहीं है, उसमें गलती है जो आपके चौकीदार है उनकी गलती है ना। तो ये जो रहता है, ये रिलायबिलिटी। और कंप्यूटर कभी गलत नहीं बोले, कंप्यूटर में जो लॉजिक लिखा है उस लॉजिक के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे हम लोग सुनते हैं, आप लोग कि आपका सपोज करो कोई ईएमआई वगैरह बाउंस हो जाती है, तो उसमें आपको एक अलग टाइप का उसमें फाइन लग जाता है। तो हम लोग कहते हैं फाइन क्यों लगाया, बोले कंप्यूटर ने लगाया फाइन। तो कंप्यूटर ने क्यों लगाया, कंप्यूटर में आपने लिखा है, लॉजिक बनाया है, तो कंप्यूटर फाइन लगाया। कंप्यूटर अपने घर से फाइन थोड़ी लगा रहा है। तो कंप्यूटर तो क्या होता है, कंप्यूटर एक ऐसे बच्चे की तरह है जो कि जिसको जैसा सिखाया जाता है ना वैसा वो सीख जाता है। उसमें कंप्यूटर की गलती नहीं है, उसमें आप जैसा लॉजिक लगाओगे, जैसा उसको बताओगे, वैसा वो काम करेगा, है ना। जो होती है, जो चीजें अच्छी होती तो भी ह्यूमन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो गलत होता है तब भी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। अगर हैकिंग हो रही है तब भी ह्यूमन हैकिंग कर रहा है, कंप्यूटर हैकिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर तो केवल क्या करता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमेशन आजकल हम लोग बात करते हैं कि हर मशीन ऑटोमेट चले, मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारी ऐसी मशीन होती है जो कि बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हो रही है जहाँ पर रोबोट काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर 24 आवर रोबोट काम कर रहे हैं, है ना। जैसे बड़ी बड़ी, अगर आप ये इंडस्ट्री देखोगे जिनमें बड़े बड़े व्हीकल बनते हैं, उन व्हीकल में क्या करते हैं, रोबोट करते हैं, पूरा काम रोबोट करते हैं। केवल ह्यूमन तो बैठा बैठा क्या करता है, ह्यूमन बैठा बैठा केवल कैलकुलेट करता है कि ठीक है, सपोज करो कि मैंने कोई इंडस्ट्री की बात करी कि मुझे ट्रक बनाना है, तो ट्रक वाली इंडस्ट्री, तो वो ट्रक वाली क्या कर रही है, उसमें असेंबलिंग वगैरह सब कंप्यूटर कर रहे हैं, बड़े बड़े पार्ट्स को उठा के वो सेट कर रहे हैं, मशीनरी वो लगा रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आजकल हर चीज को हम चाहते हैं ऑटोमेट हो जाए। ठीक है, रिड्यूस द पेपर वर्क एंड कॉस्ट। ऑब्वियसली अभी जो जिस तरह से आप डिजिटल बूम देख रहे हो, तो डिजिटल बूम में इसमें केवल डिजिटल खर्चा आ रहा है, इसमें आपको केवल सर्वर का जो एक्सपेंसेस है वो आ रहे हैं, बाकी आपका कोई पेपर नहीं लग रहा है ना। सारी चीजें आपके डिजिटल फॉर्मेट में हो रही है। इसलिए तो डिजिटल अभी जब हम लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, तब भी हमारा जो डिजिटल मार्केट है, जो डिजिटल है, वो सारी चीजें कर पा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आपने कंसेप्ट सुना होगा, हर चीज आपको नेट पर अवेलेबल है। अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जो कि ई कॉमर्स का काम करती है, ऐसी इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना। दो कस्टमर को जोड़ने का काम कर रही है, दो, एक सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर, इनको जोड़ने का काम कौन कर रही है, अमेजन जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो कि एज ए सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रही है। तो इसने पेपर वर्क को कम करा है, कॉस्ट को कम करा है। आप सपोज करो कि मुझे कहीं मीटिंग करना है, तो मीटिंग करना है तो ऑब्वियसली अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बुलाकर मीटिंग करता हूँ तो मुझे टीए डीए देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं ऑनलाइन करता हूँ तो ऑब्वियसली ये सस्ता हो गया। तो ऐसी चीज़ें जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसने पेपर वर्क को कम करा है और कॉस्ट को कम करा है। जब एडवांटेज है तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज भी होते हैं। हर चीज़ के दो पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज कैसे, कंप्यूटर में सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है, उसका अपना खुद का इंटेलिजेंस नहीं होता है। इंटेलिजेंस मतलब वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता है। डिसीजन लेने के लिए आपने उसकी में प्रोसेस लिखा है, आपने एल्गोरिथम लिखा, रोबोट है तो रोबोट अपना खुद का डिसीजन नहीं लेता है। रोबोट के अंदर आपने प्रोसेस लिखा है तो वो काम करेगा। ठीक है, तो उसका अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है। जैसे बीइंग ए ह्यूमन, अगर मैंने आपको डांट दिया तो आपको गुस्सा आ जाएगा, कंप्यूटर को गुस्सा नहीं आएगा। कंप्यूटर में क्या करेगा, मैंने कीबोर्ड जोर से फेंक दिया, काम नहीं कर रहा, उसने कीबोर्ड जोर से फेंक दिया, तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। वो कोई आपको रिटर्न थोड़ी ना आंसर दे रहा है। और अगर यही ह्यूमन के साथ होता तो ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन उठा के आपको भी मार देगा। तो ये रहता है। तो जो इसका जो डिसएडवांटेज है उसमें यही है कि भाई उसका खुद का अपना इंटेलिजेंस नहीं होता है। कंप्यूटर पर आप कुछ सर्च करते हो तो उसमें अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी है। अब आपके ऊपर करता है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीजें लेना है। कंप्यूटर से लोग गलत काम भी करते हैं, हैकिंग कर लेते हैं, डेटा लोगों का पैसे चुरा लेते हैं। तो ये तो कंप्यूटर थोड़ी ना करता है, ये आप कर रहे हो, ह्यूमन कर रहा है ना। कंप्यूटर के लेकिन टेक्नोलॉजी चूंकि कंप्यूटर यूज कर रहा है, इसलिए डिपेंडेंसी, ऑब्वियसली डिपेंडेंसी है इसके ऊपर। अगर डिपेंडेंसी मतलब ये कंप्यूटर डिपेंड रहता है, अगर ह्यूमन इंस्ट्रक्शन देगा तो कंप्यूटर काम करेगा, नहीं कंप्यूटर क्यों काम करेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, क्योंकि जो इसको जो लगता है डस्ट फ्री इन्वायरमेंट लगता है। ठीक है, और जहाँ पर कंप्यूटर रहता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा सा जो रहता है, जो इसकी हीट वगैरह रहती है, हीट से भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई फीलिंग नहीं होती, नो फीलिंग, ऑब्वियसली इसमें कोई फीलिंग नहीं, कोई इमोशंस नहीं होते, है ना। इसको आप डांट दो, फटकार दो, है ना, ऊपर से नीचे डाल दो इसको, तो इसको क्या करना है, टूट जाएगा बेचारे, इससे ज़्यादा और क्या करेगा, कोई रिटर्न थोड़ी कर रहा है, रिप्लाई थोड़ी कर रहा है। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की बात करें हम लोग तो एप्लीकेशन में देखेंगे हम क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। बिजनेस में,
बिजनेस में ऑब्वियसली हर बिजनेस में एक्यूरेसी की जरूरत होती है, इसलिए क्या करते हैं कि अभी भी बहुत सारे जो बैंक के जैसी जो बड़े बड़े बैंक हैं वो लोग अपने खुद का ऑटोनोमस सिस्टम रखते हैं, अपने खुद का सर्वर रखते हैं। वो कोई ऐसे क्लाउड के ऊपर नहीं जाते हैं कि जो हर कोई मार्केट में क्लाउड पे सर्वर मिल रहा है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक्यूरेसी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। डेटा अगर चोरी हो गया, लोगों का डेटा चोरी हो गया तो कहाँ पर जवाब देंगे। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस है जहाँ पर बजट, सेल्स एनालिसिस, फाइनेंस है ना, और एम्प्लॉय का डेटा मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, ऐसी चीज़ों के लिए कंप्यूटर की यूज लगता है। बैंकिंग जैसे सेक्टर में ऑब्वियसली बैंकिंग की आज तो हर एक्टिविटी, एटीएम से लेकर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सारी बैंकिंग के लिए कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे डेटा को स्टोरेज करना, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत सिंपल हो जाता है। एटीएम मशीन में जाओगे तो वो भी आपकी कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, ठीक है। हो सकता है वो इंटरनेट से जुड़ी हो, इंटरनेट मतलब उनका लोकल नेटवर्क से जुड़ी हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा इसका इम्पोर्टेंस है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखोगे तो वहाँ पर भी बिना कंप्यूटर के कुछ नहीं होता है। वहाँ पर आजकल तो अगर आपका जो है थोड़ी सी पॉलिसी अगर बाउंस हो जाती है तो वो आपको ऑटोमेटिक कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, है ना। ऐसा काम कौन करता है भाई। आज सपोज करो मेरे 10,000 कस्टमर है, तो 10,000 कस्टमर तो मैंने ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया, तो ऑटोमेटिक आपको रिमाइंडर कॉल आने लगेंगे, भैया फलानी तारीख को आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, आप उसको रिन्यू कर लो। तो ये ऑटोमेटिक, मतलब इसमें ह्यूमन को भी सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे को देखना है कि ढूंढना है कि इसमें से किसकी पॉलिसी कब लैप्स हो रही है, मुझे केवल डेट डालना है, डेट डालोगे ऑटोमेटिक उसमें सारी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक कंप्यूटर का बहुत अच्छा यूज़ है। एजुकेशन में तो हम देख ही रहे हैं, एजुकेशन में तो बूम मचा के रखा है कंप्यूटर ने। अब यहाँ पर चैलेंज ही आता है कि ठीक है, हम लोग अगर बात करेंगे CSIT है तो उनको कोर कोर सब्जेक्ट, मतलब कोर यानी कि उनको कोर नॉलेज होता है, उनको बेसिक नॉलेज होता है, बेसिक से लेकर कोर तक पूरा एडवांस नॉलेज होता है, ठीक है। हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, हम वी आर बीइंग ए जेएमसी स्टूडेंट, तो जेएमसी में क्या रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली जेएमसी में ये रहता है कि जेएमसी का कोई भी फील्ड अगर आपको ऑटोमेट करने से लेकर सारी चीज़ें हैं, आप न्यूज़ गैदरिंग करते हैं, आप न्यूज़ चैनल बनाना चाहते हैं, हर चीज़ आपको कंप्यूटर से इजी हो जाएगी। आपको प्रेजेंटेशन करना है, आपको कंप्यूटर की नीड है। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, आपको कंप्यूटर की नीड है। आपको न्यूज़ बनाना, आपको कंप्यूटर की नीड है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों में आपको कंप्यूटर लगेगा। मार्केटिंग, बिना, आज तो डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ अगर मैं, तो बिना कंप्यूटर के तो मार्केटिंग ही नहीं हो रही है ना। एडवर्टाइज से लेकर हर चीज, आजकल आपने देखे होंगे बड़े बड़े बैनर जो लगना थे वो सब बंद हो गए मार्केट में। अब क्या होता है, अब सीधी डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है। किस टाइप की कि आपने मोबाइल से कॉल किया, थोड़ी देर में आपको एक मैसेज आ जाएगा कि फलाना प्रोडक्ट ये है, आप परचेस करना चाहे, जैसे क्लिक कर आप उसकी वेबसाइट पे चले जाओगे, वहाँ जाके परचेसिंग कर लोगे, तो उनको फायदा हो गया। यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, उस पर ऐड आते हैं, ऐड पर आपने क्लिक कर दिया तो सामने वाले का बेनिफिट हो गया, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल गई। तो क्या होता है कि ये ऐड आते कैसे, उसके ऊपर भी अपन कभी चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ मैं इस पर, ठीक है। होम शॉपिंग वगैरह हुआ, ये हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ, ये सब कंप्यूटर के। हेल्थ केयर में तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले वो मशीन में बिठा सुलाएगा आपको, पूरी चेक करेगा तो वहाँ पर क्या लगा रहता है, कंप्यूटर मशीन लगी रहती है जिसके अंदर सिटी स्कैन से लेकर सारी चीज़ें रहती है ना। उनके अंदर चेक किया जाता है, तो कंप्यूटर के अंदर जो एल्गोरिथम है उसके बेसिस पे वो रिपोर्ट निकाल के दे देता है। भाई पहले क्या होता था, पहले जो डॉक्टर होते थे या जो वैद्य लोग होते थे, वो लोग हमारी नाड़ी देखते थे, हमारा हाथ को चेक करते थे और ट्रीटमेंट लिखते थे कि भैया क्या है, आपको क्या बीमारी है। आजकल कंप्यूटर करता है काम, कंप्यूटर में सिटी स्कैन में पूरी बॉडी को स्कैन किया, उसने रिपोर्ट बना के दे दी कि भाई फलानी चीज़ आपके शरीर में ये गड़बड़ कर रही है, इससे ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये सब रिपोर्टें बनाने का काम ईजी हो गया, कंप्यूटर करता है। तो कंप्यूटर से क्या है, चीज़ें एक्यूरेट होके आ गई। लेकिन डिपेंड ऑन एल्गोरिथम, आपने जो उसके अंदर डेटा दे रखा उसके बेसिस पे कर रहा है ना, ध्यान रखना। कंप्यूटर खुद सिटी स्कैन नहीं कर रहा है, बेसिस ऑफ योर डेटा आपने क्या करा है, सिमिलरिटी चेक करी, आपने बोला कि 2 = 2, तो कंप्यूटर ने वही करा, 2 = 2। उसने कभी अपने दिमाग से ये नहीं लगाया कि 2 = 2 होता है, आपने लिखा है 2 = 2, इसलिए वो कंप्यूटर मान रहा है 2 = 2 होता है। डायग्नोस्टिक सिस्टम करता है ना, लैब करता है, पेशेंट, अभी बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में जो कि आपको कोविड के लिए हेल्प कर रहे हैं, वो भी सारे कहीं ना कहीं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से बने हुए, जिनमें एम्बेडेड सिस्टम बने हुए हैं, है ना। सर्जरी वगैरह भी करने लगे हैं आजकल कंप्यूटर, इसके भी आप देखोगे तो बहुत सारे। इंजीनियरिंग डिजाइन में तो बिल्कुल, मतलब इंजीनियरिंग डिजाइन में तो आजकल ऐसा हो गया कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है उनमें कंप्यूटर के ऊपर डिजाइन की जाती है। अपने यूनिवर्सिटी में भी एक मशीन है मैकेनिकल में, जिसमें अगर आपको उसमें कुछ अच्छे से वो रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जॉब काटने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं कि जो आपका आयरन का
एक वो रहता है, उसको डाल दो मशीन के अंदर, वो ऑटोमेटिक जॉब काट के आपको दे देगा। उसमें आपको कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्रामिंग करना पड़ती है, प्रोग्रामिंग से आपको सेट करना पड़ते हैं। आप उनके पैरामीटर डाल दो, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं करना, उस पैरामीटर डाल के और आप ऑन कर दो, ऑटोमेटिक वो जॉब कट के आपको उसी साइज का, उसी शेप का, मतलब एक बाल के बराबर भी उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, उस शेप का काट के आपको दे देगा। एक बार अगर ये काम ह्यूमन से करवाओ तो ह्यूमन हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दे या कुछ कर देगा, लेकिन कंप्यूटर आपको एक्यूरेट काट के और ऐसा बिल्कुल जॉब बना के देता है। कभी वहाँ पर लैब में जाओ, मैकेनिकल लैब में, जो कि इधर SIIT ब्लॉक में रखी हुई है, वहाँ पर देखना, वो मशीन बहुत अच्छी मशीन है और बहुत अच्छे से काम करती है, पूरी कंप्यूटर बेस्ड है वो। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हुआ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हुआ, आर्किटेक्चर में कंप्यूटर का काम है, 2D 3D, अब तो 3D में बात होने लगी, 3D प्रिंटिंग भी आ गई मार्केट के अंदर। 3D में वो मॉडल वगैरह डालो, रॉ मटेरियल डालो, प्रिंट होकर चीज़ें बाहर आ जाती है। मिलिट्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री में तो हर जगह डिफेंस वगैरह में सब जगह कंप्यूटर का यूज होता है ना। मिसाइल कंट्रोल करने से लेकर आपको मिलिट्री कम्युनिकेशन हो गया, आपका स्मार्ट वेपन, जो अभी नए वेपन जो आ रहे हैं, जो कि बड़े दूर दूर तक मतलब वार करते हैं और बहुत घातक कहे जाते हैं, ऐसी जगह कंप्यूटर का यूज होता है। कंप्यूटर के थ्रू उनको मैनेज करके रखा जाता है ना। उनकी सारी चीज़ें कंप्यूटर से चेक की जाती है कि उसमें उनकी क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर से रहती है। कम्युनिकेशन में तो जो आपका नेटवर्क रहता है, उस नेटवर्क में कंप्यूटर का वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अभी तो आपको सब फ्री में मिल रहा है, व्हाट्सएप फ्री में मिल गया, फेसबुक फ्री में मिल गया, ईमेल फ्री में मिल गया, मतलब अपना तो कोई पैसे नहीं लगा, मैंने तो डिवाइस खरीदने का पैसा लग रहा है, इसके अलावा तो टोटल चीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे भी रीजन होते हैं, काय को आपको कस्टमर बना रहे हैं। अभी आप जीमेल पर जाएंगे तो 15 GB डेटा आपको फ्री देगा जीमेल वाला, और अगर आप उसको यूज़ करना बंद कर देंगे तो डेटा भी लैप्स और आपका ईमेल भी लैप्स। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कस्टमर है वो उसने क्रिएट किया आज, इसलिए गूगल बोलता है कि गूगल तो बोलता है, गूगल मार्केटिंग में अगर आप जाओगे तो गूगल बोल देता है भैया कि आपको कितने लाइक और शेयर चाहिए, मैं करके देता हूँ आपको आपके प्रोडक्ट के, आप ऐड दो मुझे, ऐड का पैसा कटेगा और इतना लाइक शेयर आपको मिल जाएंगे। और उसमें लोग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि उसके पास इतने कस्टमर हैं, आपको कस्टमर ओरिएंटेड काम करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम कहाँ पर आ गए, ठीक है, मिलिट्री हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, उसका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी कंप्यूटर के यूज़ होने लगे। पहले हो सकता नहीं होते थे, लेकिन आजकल तो हर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्टूडेंट जो छोटा सा किड रहता है उसको वहाँ से पढ़ाने से लेकर ऊपर तक के अपर लेवल तक के काम कंप्यूटर के थ्रू होने लगे। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी सारे चीज़ें जो होती है वो अब कंप्यूटर से होने, बजट से लेकर सेल टैक्स हो गया, आपका इनकम टैक्स हो गया, है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यूज़ आने लगा है। ठीक है, और पैन कार्ड वगैरह, ये आधार कार्ड कंप्यूटर से लिंक हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई जो कंप्यूटर से लिंक हो गई। कंप्यूटर अपना जो गवर्नमेंट जो अपना पोर्टल है, पोर्टल पे सारी चीज़ें अपडेट करती रहती है। उसके बाद जनरेशन की बात करें हम लोग, तो जनरेशन में आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, तो देखिए जनरेशन क्या होता है बेसिकली, जो कंप्यूटर है, ये जो आज हम जो मशीन देख रहे हैं, ये मशीन कोई ऐसा नहीं कि आज हमारे पास आ गई। अच्छा, मैंने अभी जो जितना ऊपर तक बताया वो सारी चीज़ें आपको क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब यस जनरेशन सर। थोड़ा सा मैं फास्ट यस कर रहा हूँ, सर। क्योंकि हमें 2 दिन में ये पूरी दोनों यूनिट कंप्लीट करना है, ताकि हम लोग आगे हमारा फोकस उधर कर पाए, है ना। थोड़ा सा फास्ट है, बाकी उसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, जो आप सोचते हैं, जो आप सुनते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, तो ये पूरा डेटा मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, जनरेशन मतलब क्या है, जनरेशन तो जैसे सपोज करो हम लोग बात करते हैं कि हमारे पहले पूर्वज थे, जिनके पूर्वजों के पूछ हुआ करती थी, है ना, फिर धीरे धीरे जनरेशन चेंज होती गई, तो टाइम के अकॉर्डिंग वो पूछ खत्म हो गई। वैसे ही यहाँ कंप्यूटर की जनरेशन होती है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, उसका पीरियड था 1946 से 1959। तो वैक्यूम ट्यूब, ये जो जैसा यहाँ फोटो दिख रहा है, ऐसे वैक्यूम ट्यूब बड़े बड़े हुआ करते थे, वैक्यूम ट्यूब का, जिनमें गैस वगैरह इंटर की जाती थी और उसके थ्रू कैलकुलेशन होते थे। तो उस समय कंप्यूटर बन गए थे 1946 में। तो वो 1946 से 1959 तक कंप्यूटर का एक बूम चला था, जिसमें बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब होते थे और काम हुआ करता था। उसके बाद फिर सेकंड जनरेशन आई, मतलब फिर चेंज हुआ, फिर वैक्यूम ट्यूब से थोड़ा सा लोगों ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, अब अपन को थोड़ी और चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, चेंज करो, तो फिर उन्होंने चेंज करा। तो फिर जो है ट्रांजिस्टर का इनोवेशन हुआ था 1959 से 1965 के बीच में। ट्रांजिस्टर ये इस टाइप से जो
फिगर दिख रहा है आपको, इस टाइप से ट्रांजिस्टर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ। तो इस बेसिस पे फिर कंप्यूटर में धीरे धीरे ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। तो वो वैक्यूम ट्यूब को पूरा रिप्लेस किसने करा? ट्रांजिस्टर ने। तो ट्रांजिस्टर जो थे इन्होंने वैक्यूम ट्यूब को पूरा रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद फिर और लोगों ने इनोवेशन किए, बहुत सारे इनोवेशन किए। तो 1967 से 66 से सॉरी थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 है ना, यहाँ पर आई थी आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये होती है आईसी। आईसी ने क्या करा? ट्रांजिस्टर थे उनको सबको रिप्लेस करके और आईसी में कन्वर्ट हो गया। तो आईसी लगने लगी। तो आईसी लगने लगी तो क्या हुआ कि उसकी साइज जो थी ना कंप्यूटर की और छोटी होने लगी, क्योंकि आईसी क्या करती है? मल्टीपल काम करती है ना। जो 4 ट्रांजिस्टर मिलकर काम करते हैं वो एक आईसी काम कर देती है। तो आईसी का इनोवेशन हुआ। फिर आईसी का इनोवेशन हुआ, उसके बाद फोर्थ जनरेशन है जो 1971 से लेकर 1980 के बीच में, उसमें VLSI, ये इसने थोड़ा सा बूम मचा दिया था। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है ना, इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होने लगी, मल्टीपल प्रोसेसिंग होने लगी, मैसिवली पैरेलल एक्टिविटी होने लगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर चालू हो गई। तो ये फोर्थ जनरेशन हुई। तो फोर्थ जनरेशन के बाद अभी जो चल रही है वो हमारी फिफ्थ जनरेशन है ना। तो ये जो अभी 1980 से लेकर ऑनवर्ड तक चल रहा है, उसमें फिफ्थ जनरेशन इंट्रोड्यूस हुई। तो ये फिफ्थ जनरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं कि ये माइक्रो प्रोसेसर है जो डिफरेंट टाइप के हम लोग P4 P5 है ना, P7, ये जो प्रोसेसर रहते हैं, ये प्रोसेसर वाला जनरेशन जिसने आईसी को रिप्लेस करके और VLSI जो रहता है उसको भी रिप्लेस कर दिया, और ये अब प्रोसेसर वाला आ गया। और अब आगे, अभी तो 1980 से ऑनवर्ड अभी तक चल रहा है, लेकिन अब आगे इन फ्यूचर और हम लोग जो देख रहे हैं डे टू डे कंप्यूटर की साइज छोटी होती जा रही है। कैसे? देखो, जो काम आप आज मोबाइल में कर रहे हैं, मोबाइल में पहले इतनी मेमोरी नहीं होती थी है ना। आज छोटे से मोबाइल में आप पूरा जो आपका कंप्यूटर का काम करते हैं वो पूरा काम आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेमोरी है वो मेमोरी आपकी कम उसकी साइज जो है वो साइज कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये तो हुई जनरेशन की बात। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कंप्यूटर कंप्यूटिंग पावर और स्पीड और कंप्यूटिंग पावर। ठीक है, तो के ऊपर हम लोगों ने उसको जनरेशन टू जनरेशन चेक कर लिया। अब ये स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये कुछ टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जो उनके स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करते हैं किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं, किसको क्या बोलते हैं। तो पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो हमारे यूज में आते हैं है ना, वो होते हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर, जिनको हम लोग पीसी बोलते हैं। जो हमारे स्पेशल टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है, जो मतलब बहुत स्पेशल नहीं, जैसे नॉर्मली आपने खरीद लिया और आपके घर पे लगा दिया और आप अपना काम कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप ऑफिस का यूज़ कर रहे हैं, ये दिस इज़ योर पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वर्क स्टेशन है ना। ये सब सर्वर की बात कर रहा हूँ, अपन क्लाइंट से सर्वर तक जा रहे हैं है ना, ये ध्यान रखना। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, स्पीड के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ फिगर भी इनके रखे हुए हैं। हाँ, ये यहाँ पर फिगर रखे हुए हैं, तो फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप ये देख लो, सारी चीज़ें पांचों एक साथ देख लो चाहो तो। इन पे एक के बाद एक बात करेंगे। पर्सनल कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया और सुपर कंप्यूटर हो गया। तो इसको वन बाय वन बात करते जाएंगे तो आपको भी समझ में आता है। इनके फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या होगा? आपका खुद का अपना पीसी, जिसको आप लोग बोलते हैं, वो आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया, जिसमें एक सीपीयू लगा रहता है ना। एक आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं, और उनसे आप लोग क्या करते हैं कि अपना खुद का अपना पर्सनल वर्क करते हैं, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के बाद ये सारी इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है ना, इंडस्ट्रियल लिखी हुई है, जो अलग अलग कंपनियां बनाती है, डेल वेल के और ये सब है ना, माइक्रो सिस्टम वगैरह बनाते हैं। वर्क स्टेशन क्या हुआ? वर्क स्टेशन कंप्यूटर यूज फॉर द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, जैसे कैट कैम, डेस्कटॉप पब्लिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अदर कोई, मतलब जो आपकी जो पर्सनल कंप्यूटर से लेकर थोड़ी सी उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगती है, जहाँ पर आपको लैब टाइप की सेट करना पड़ती है ना, जहाँ ग्राफिक्स थोड़े अच्छे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वहाँ के पर हम थोड़ा सा सर्वर टाइप की बात करें तो ये हमारा वर्क स्टेशन हो जाता है ना। तो वर्क स्टेशन में बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। उसके बाद मिनी कंप्यूटर रहता है, जो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कैपेबल, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ काम करना। ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे जो ये कंप्यूटर रहते हैं, जैसे सर्वर की तरह काम करता है ये सर्वर है ना। तो ये सर्वर रहता है, इस सर्वर से बहुत सारे आपके कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, जैसे लैब के अंदर रहता है। ठीक है, उसके बाद मेन फ्रेम आता है। ये सब
टेक्नोलॉजी क्या करती है कि सर्वर क्लाइंट, मतलब सीधी सी बात है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे सिंपल काम है, जैसे पहले मैं बता देता हूँ, फिर इन दोनों में डिफरेंस भी बता दूँ आपको। जैसे मेन फ्रेम हुआ, मेन फ्रेम कैसे, जैसे अभी हमने बात करी थी कि बड़े बड़े सर्वर होते हैं, जैसे आप डेली अपना जो अकाउंट बनाते जा रहे हैं और डेली डे टू डे जो गूगल पे नए नए अकाउंट बनते जा रहे हैं, तो उस अकाउंट उनको रखने के लिए इस टाइप के बड़े बड़े मेन फ्रेम होते हैं, जो ये सर्वर है, सब ये स्टोरेज कैपेसिटी है, इन सब में स्टोरेज डेटा रहता है, इनके अंदर कहीं ना कहीं हमारा डेटा भी होगा। तो ये सारे जो सर्वर रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े सर्वर बनाने पड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं मेन फ्रेम, जिनको रोबोट जो है वो रोबोट हैंडल करते हैं। ऐसे बड़े बड़े सर्वर होते हैं जिनको हम लोग मेन फ्रेम बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जब आपकी जो स्पीड रहती है, वो स्पीड मतलब जैसे सपोज करो सुपर कंप्यूटर में भी एज ए सर्वर टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर में क्या होता है कि थोड़ा प्रोसेसर वगैरह हाई लेवल के यूज होते हैं, जिनमें जो बड़ी बड़ी एल्गोरिथम होती है। जैसे सपोज करो मैंने सर्च किया विनोद, तो विनोद सर्च किया तो उसने कंप्यूटर ने एल्गोरिथम लगाए विनोद आजाद, तो उसने देखा कि विनोद आजाद कहाँ है, तो उसने ढूंढा पूरा, उसने पूरा सर्च किया तो वो जो एल्गोरिथम है सर्चिंग की, मतलब ये समझो कि अगर घर के अंदर कोई छोटा सा, अगर घर के अंदर कोई छोटी सी चीज भी हमें ढूंढने का बोल दे, तो उसको ढूंढने के लिए हमें चारों तरफ घूमना पड़ता है, हमें पता नहीं रहता कि वो एक एक मिनट, हाँ, अगर आपके घर के अंदर आपको बोल दिया जाए कि एक छोटी सी चीज़ आपको ढूंढ के लाना है, तो वो ढूंढने में आपको मतलब सवेरे से शाम हो जाएगी तो वो चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन कंप्यूटर उसको ढूंढ के ले आता है। अगर किसी कोने में कुछ लिखा होगा तो वो लेकर आकर वो आपको शो कर देता है। इसका मतलब उसके अंदर जो एल्गोरिथम लिखी होगी वो सुपर कंप्यूटर के लेवल की होगी, जो मतलब वो एल्गोरिथम उसको सर्च करके ला रही है, तो उसके ऊपर जब एल्गोरिथम लिखी तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो लोड है वो लोड किस टाइप का होगा, तो उस लोड को कंट्रोल करने के लिए भी एल्गोरिथम लिखी रहती है। ठीक है, तो ये हुई हमारे जो डिफरेंट टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके बारे में जानकारी। अब नेक्स्ट हम आते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस पर। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो ये जो दिख रहे हैं ये सारे आपके इनपुट डिवाइस है, जिसमें आपका कीबोर्ड हो गया है ना, जिसमें कीबोर्ड में आप डिफरेंट टाइप के जो आपके यहाँ पर देखते हैं सारी चीज़ें जो आपके सिस्टम में लगा रहता है वो हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया जो गेम खेलने वाले बच्चे यूज़ करते हैं, है ना, ट्रैक बॉल ये भी गेम खेलने के लिए यूज़ होती है। स्कैनर हो गया आपका, जो आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, आजकल तो आपके मोबाइल से स्कैन करके आप शेयर कर देते हो, पीडीएफ बना देते हो, ऐसे कंप्यूटर के भी स्कैनर होते हैं। ठीक है, टच पैड जो रहते हैं वो आप यूज़ करते हो, वेब कैम होता है और माइक्रोफोन, ये सब इनपुट। अब इनको इनपुट क्यों बोलते हैं, इनपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इनपुट ले रहे हैं आपसे, मतलब आप इनको कुछ दे रहे हो, आप इसमें ना कुछ देख नहीं रहे हो, कुछ इनसे ये नहीं रहा, आप इनको इनपुट दे रहे हो। आपने माइक्रोफोन पर हेलो बोला तो उसने आवाज़ ली, तो दिस इज इनपुट। आपने कीबोर्ड में कोई की प्रेस करी मतलब आपने अपनी ओर से दिया, इसलिए दिस इज इनपुट डिवाइस। माउस पर आपने कोई कर्सर को क्लिक किया, किसी को सिलेक्ट करा, तो दिस इज इनपुट डिवाइस। आपने जॉयस्टिक से गेम खेला तो ये इनपुट डिवाइस हुआ। ट्रैक बॉल को आपने प्रेस किया तो ये आपने अपनी ओर से कुछ कमांड दिया। टच बॉल, टच स्क्रीन पर आपने कुछ हाथ से कुछ उसको टच स्क्रीन जो रहती है उस पर अपने हाथ से अपन ने प्रेस किया, तो ये इनपुट डिवाइस। वेब वेब कैम जो आपका कंटिन्यूस फोटो ले रहा है, ये वेब कैम, दिस इज योर इनपुट डिवाइस। स्कैनर पे आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हैं, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट मतलब आपने अपनी ओर से कुछ इनपुट इंटरप्रेट किया, दैट्स वाई कॉल्ड इनपुट डिवाइस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं। फिर मैंने इनको आगे अलग अलग वे में लिखा है ना, कीबोर्ड के बारे में उसकी डेफिनेशन लिखी है, माउस वगैरह, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, इन सब के बारे में उनकी डेफिनेशन है, उनको आप पढ़ लेना। हाँ, इसमें ये भी लिखा है कि कितने कीबोर्ड में कितनी कीज होती है। कीबोर्ड आर द टू साइज 84 कीज एंड 101 या 102 कीज, बट नाउ द कीबोर्ड विद द 104 कीबोर्ड एंड 108, मतलब इतने सारे की के कीबोर्ड आने लगे हैं। ठीक है, जो कि हमारे इंटरनेट वगैरह के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप की होती है ना, टाइपिंग के लिए की होती है A to Z और 0 से 9 तक की टाइपिंग की, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइपिंग की बोलते हैं। तो टाइप करने के लिए की होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल की होती है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, 0 से लेकर जो भी रहती है वो आपको 0 से 9 तक की। ठीक है, उसके बाद आपको फंक्शनल की होती है, जो फंक्शनल की आपकी जो F के साथ प्रेस करते हैं, F1 F2 F3 इस टाइप से प्रेस करते हैं ना, वो फंक्शनल की होती है। कंट्रोल करने के लिए आपको अल्टर वगैरह और कंट्रोल की होती है, जिसको CTRL या अल्टर या पेज अप डाउन इस टाइप की जो की रहती है, इंसर्ट वगैरह दबाने के लिए होम एंड इंसर्ट, ये सब आपकी कंट्रोल की होती है। ठीक है, कुछ स्पेशल पर्पस की भी होती है, जैसे स्पेशल पर्पस में क्या होता है, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक,
और स्पेस बार ये स्पेशल काम करती है। जैसे प्रिंट करने के लिए हम कभी कभार बटन दबाते हैं, है ना, इंटर वगैरह के लिए शिफ्ट शिफ्ट वगैरह जब लिखते हैं तब शिफ्ट दबाते हैं। कैप्स लॉक ऑन ऑफ करना, तो इनको बोलते हैं अपन स्पेशल पर्पस की। ये ध्यान रखना, की के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपको, की किस टाइप की होती है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। कंट्रोल की, स्पेशल पर्पस की, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कभी इनके बारे में पूछ सकते हैं डिफरेंस है कि स्पेशल पर्पस की में कौन कौन सी की आती है, तो आपको इंटर शिफ्ट वगैरह ये लिखना है, ठीक है। पेज अप डाउन आपकी कंट्रोल की के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद माउस, माउस क्या होता है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, जिससे आप लोग, आपको लेफ्ट और राइट में दो बटन रहते हैं जिनको आप प्रेस करते हैं, और प्रेस करके आप अपने इंस्ट्रक्शन को इनपुट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड माउस, ठीक है। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 1 मिनट और बचा है, तो मैं इसको